हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सारेगामा के Q4 FY22 के रिजल्ट्स देखेंगे। उसी के साथ साथ हम कंपनी का पूरे साल का कंपैरिजन करेंगे, यानी कि FY21 वर्सेस FY22। साथ ही साथ हम सारेगामा के बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखने को मिल रही है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम डायरेक्टली रिजल्ट्स पे आ गए हैं। सबसे पहले हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, यानी कि पिछले साल के Q4 को इस साल के Q4 से। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 46% की ग्रोथ है और जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो 41% से इंक्रीज़ हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कंपनी का कोर बिजनेस प्रॉफिट की बात करें, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम बिफोर कंटेंट चार्जेस, डेप्रिसिएशन एंड फाइनेंस कॉस्ट, तो उसमें हमें 57% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो मार्जिन है वो 33% से इम्प्रूव होकर 36% हो गए हैं। नेक्स्ट कंपनी के एक्सपेंसेस के रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम कंटेंट चार्जिंग कॉस्ट की बात करें तो 111% से इंक्रीज़ हुई है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो भी कंटेंट क्रिएशन वाली कंपनीज होती है तो वो कंपनीज़ को कंटेंट क्रिएट करने के लिए अपफ्रंट कॉस्ट पे करना पड़ता है। तो वो जितना ज़्यादा कंटेंट एक साल में प्रोड्यूस करेंगे उतने ज़्यादा आपको एक्सपेंसेस शूट अप होते हुए दिखेंगे। बट पॉइंट ये है कि अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देख के डिसीजन लोगे कि भाई यहाँ पे कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए और परफॉर्मेंस ख़राब है, तो शायद आपका डिसीजन गलत हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि सारेगामा के पास 1,42,000 म्यूज़िक सॉन्ग्स का कैटलॉग है। तो जब भी ये सॉन्ग्स अगर मान लीजिए कंपनी फ्यूचर में 5,000 या 10,000 सॉन्ग्स और इंक्रीज़ करती है इनके कैटलॉग में, तो डेफिनेटली कंपनी का अपफ्रंट कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म जितनी बार कंपनी ये म्यूज़िक की लाइसेंसिंग करेगी तो उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी। ऐसे बिजनेसेस में आपको जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हो तो आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि भाई कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर खर्चे इंक्रीज़ हो गए। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म अगर आप देखोगे तो कंटेंट क्रिएशन इनके बिजनेस का नेसेसरी पार्ट है, जिससे फ्यूचर में ये रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करेंगे। हमेशा आपको उस तरीके से एनालाइज करके देखना है कि भाई कंटेंट चार्जेस हमें क्या देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन कॉस्ट है 17% से इंक्रीज़ हुई है। फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे 67% से इंक्रीज़ हुई है और जो अदर इनकम है वो ऑलमोस्ट 1% से इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे अगर हम सारे इनकम में से खर्चे निकालें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें 28% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और फाइनली अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 37 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 48 करोड़ हो गया, यानी कि 29% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 30% से डिक्रीज़ होकर 27% हो गए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कंपनी का काफ़ी अच्छा हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 20% से ग्रोथ है और जो कंपनी का कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 2% की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो हमें 33% से इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो उसमें 11% की ग्रोथ है। यहाँ पे क्यों आपको 11% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि कोर बिजनेस प्रॉफिट में तो इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसके पीछे का रीज़न देखें तो कंपनी की जो अदर इनकम है वो ऑलमोस्ट 132% से इंक्रीज़ हुई है और इस रीज़न की वजह से आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। जब भी आप रिजल्ट एनालाइज करते हो तो हमेशा कंपनी के कोर बिजनेस पे फोकस करो कि कंपनी जो कोर धंधा करती है वहाँ से कैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और वहाँ पे क्या खर्चे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई हाँ चलो 10% से ग्रोथ है और 20% से रेवेन्यू में ग्रोथ है तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें ओके देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम कंपनी का पूरे साल के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन कर लेते हैं FY22 वर्सेस FY21। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 31% की ग्रोथ है, एक्सपेंसेस 20% से इंक्रीज़ हुए हैं और ओवरऑल जो कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम है बिफोर कंटेंट चार्जेस, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट, वहाँ पे 54% की ग्रोथ है। नेक्स्ट कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, यानी कि सारी इनकम में से खर्चे निकाले तो 35% से हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो 113 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 152 करोड़ हो गया है, यानी कि ऑलमोस्ट 34% की ग्रोथ है। फुल ईयर बेसिस पे अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो क्लियरली बोल सकते हैं कि हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में कैसा परफॉर्मेंस है देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे म्यूजिक सेगमेंट में 25% की ग्रोथ है, टीवी एंड फिल्म्स में 150% और पब्लिकेशन में अराउंड 50% की गिरावट है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि म्यूजिक सेगमेंट ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है
और उसी के साथ साथ म्यूज़िक सेगमेंट कंपनी के बिजनेस में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो म्यूज़िक सेगमेंट में हमें 5% की डी ग्रोथ देखने को मिल रही है, टीवी एंड फिल्म्स में 237% की ग्रोथ है और पब्लिकेशंस बिजनेस में हमें 57% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब एक बार हम कंपनी के म्यूज़िक सेगमेंट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लाइसेंसिंग में देखें तो कंपनी ने म्यूज़िक लाइसेंसिंग प्रोवाइड करी है गूगल, जॉनसन एंड जॉनसन, मैरिको और कोलगेट को। उसी के साथ साथ डिजिटल लाइसेंसिंग में कंपनी ने अमेजॉन प्राइम और सोनी लाइव को प्रोवाइड करी है। फिल्म लाइसेंसिंग में 83, उसी के साथ साथ एक मलयालम फिल्म है अंताक्षरी। सो इसके रिलेटेड कंपनी ने म्यूज़िक लाइसेंसिंग प्रोवाइड करी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्विजिशन के रिलेटेड चीज़ें देखें तो कंपनी ने 1500 प्लस म्यूजिक्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्वायर करी है मैंगो म्यूजिक से। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ डिजिटाइजेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का जो म्यूज़िक कैटलॉग है वो 1,32,000 से इंक्रीज़ होकर 1,42,000 हो गया है, यानी कि 10,000 सॉन्ग्स को कंपनी ने डिजिटाइज़ किया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ न्यू फिल्म्स में भी कंपनी ने म्यूज़िक लॉन्च किया है। साथ ही साथ यहाँ पे ओवरऑल 41 न्यू फिल्म्स में कंपनी ने सॉन्ग्स रिलीज़ किया है। और फाइनली अगर हम लास्ट देखें तो कंपनी ने 94 न्यू सॉन्ग्स रिलीज़ किए हैं नॉन फिल्म कैटेगरी में, जैसे कि 15 हिंदी लैंग्वेजेस में, 37 भोजपुरी लैंग्वेज में, 26 गुजराती में और दूसरे कई सारी रीजनल लैंग्वेजेस में। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी जो अपना म्यूज़िक कैटलॉग है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सपांड कर रही है। नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम मार्च 2022 की बात करें तो 57.65% देखने को मिल रही है और सितंबर 2021 में 63.77% थी। सो यहाँ पे आपको डेफिनेटली होल्डिंग बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होती हुई दिख रही है। बट यहाँ पे इसके पीछे का रीज़न ये है कि रिसेंटली कंपनी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP के थ्रू 4,000 रुपीज़ की प्राइस पे पैसा रेज किया था अराउंड 750 करोड़ के आसपास। सो इस रीज़न की वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा इक्विटी डाइल्यूशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि प्रमोटर्स ने होल्डिंग सेल करी है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव पॉइंट देखना है तो आप खुद देख सकते हो जून क्वार्टर में 59% की होल्डिंग थी जो कि इंक्रीज़ होकर 63.77 हो गई है। सो डेफिनेटली प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर्स यहाँ पे हमें बाय करते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स की आप होल्डिंग देख सकते हो 17.9% है और ये जून 2019 में अराउंड 2% के आसपास देखने को मिल रही थी। सो डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टर्स इस कंपनी को लेके काफ़ी हमें बुलिश देखने को मिल रहे हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 3.9% है, पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 22% हमें देखने को मिल रही है जो कि जून 2019 से डिक्रीज़ होती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे अगर हम पब्लिक की होल्डिंग में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा देखें तो विक्रम मेहरा जो कि कंपनी के CEO हैं, उन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ करी है 1.32% से इंक्रीज़ होकर 1.41 है। और अगर मार्च 2021 से देखें तो 1.15 से इंक्रीज़ होकर 1.41 है। सो डेफिनेटली अगर कंपनी के CEO भी इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैंने आपको प्रमोटर्स होल्डिंग और ये जो चीज़ें बताई इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल जाके स्टॉक को बाय कर लो। हमेशा जब आपको कोई पॉजिटिव चीज़ किसी कंपनी में देखने को मिलती है तो वो आपकी रिसर्च के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना कि वो एंड पॉइंट होता है कि भाई चलो प्रमोटर्स ने बाय किया कल जाके मैं खरीद लूँ। यहाँ से आपको फर्दर रिसर्च करनी चाहिए, प्रमोटर्स क्यों बाय कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, मैनेजमेंट कॉन्कॉल्स में क्या बोल रहा है, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें कंसीडर करके अपना डिसीजन लेना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि भाई कोई बड़ा इन्वेस्टर या प्रमोटर बाय करे तो कल जाके खरीद लो। पहले अपनी पूरी रिसर्च करो और उसके बाद सेफ होकर अपना इन्वेस्टमेंट करो। फाइनली अगर हम कंक्लूजन पे आ जाए तो एक चीज़ बोल सकते हैं कि सारेगामा की अगर हम फुल ईयर बेसिस पे परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छे हमें नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम आज के दिन का परफॉर्मेंस देखें तो 1.43% की हमें रैली देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम एक साल का चार्ट पैटर्न देखें तो ऑलमोस्ट 130% के रिटर्न्स है और यहाँ पे अगर हम 5 ईयर्स का देखें तो ऑलमोस्ट 1600% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि सारेगामा के जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होता है और यूट्यूब ये वीडियोज़ को और भी लोगों तक रिकमेंड करता है। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।